हेलो दोस्तों, मैं हूं अनामिका सिंह और मैं स्वागत करती हूं आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है पिनेकल कैरियर इंस्टीट्यूट। जैसे कि आपको पता है, चाइल्ड डेवलपमेंट में प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा मैं 500 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आई थी। उसका एक पार्ट पूरा हो चुका है और आज मैं उसी का दूसरा पार्ट लेकर आई हूँ। तो चलिए उस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और हमारे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन को देखकर एक महत्वपूर्ण गतिविधि के बारे में बताना है जो बच्चों को सीखने के लिए सक्षम यानी योग्य बनाती है। तो स्टूडेंट्स, चार ऑप्शन है हमारे पास, व्याख्यान, पुरस्कार, संवाद या निर्देश। तो मैं बता देती हूँ, इसका सही आंसर है संवाद। संवाद होता क्या है? संवाद में बच्चा एक दूसरे से बात करता है, कई तरह की जानकारी लेता है, देता है। तो ये एक महत्वपूर्ण गतिविधि है जो बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न नंबर 22वां, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ऑप्शन हम ध्यान से देखेंगे। शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना, शिक्षार्थियों की उपलब्धियां मापना, अधिगम की कमियों का पता लगाना और उन्हें दूर करना, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा, यह निर्णय करना कि क्या एक विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना चाहिए। तो भाई, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य पूछा है मूल्य के अंकन का, तो इसका सही आंसर है सी, अधिगम की कमियों का पता लगाना और उन्हें दूर करना। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न नंबर 23, चेतन, अर्धचेतन तथा अचेतन किसके अंग हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके बारे में पहले मैं थोड़ा बता देती हूँ कि ये होते क्या है। आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा जिनका नाम है सिगमंड फ्रायड, और ये सिगमंड फ्रायड जब नाम आता है तो तुरंत आपको क्लिक होना चाहिए कि ये कौन थे। तो ये मनोविश्लेषणवाद के जन्मदाता थे। तो सिगमंड फ्रायड ने ही मन की तीन अवस्थाएं बताई थी, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। होता क्या है चेतन, अर्धचेतन और अचेतन? तो स्टूडेंट्स, हमारी जो वर्तमान स्थिति है, हमारी जो जागृत अवस्था है, ये चेतन कहलाती है। जैसे मैं आपको जानकारी दे रही हूँ, आप मुझसे जानकारी ले रहे हैं, तो ये आपकी वर्तमान स्थिति है, जागृत अवस्था है। अब आप किसी भी प्रकार की जानकारी को लेते हो तो वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होती होगी। जब वो कहीं पर स्टोर होगी तो वो अचेतन मन में स्टोर होती है। इसके अलावा इन दोनों के बीच की जो कड़ी होती है वह अर्धचेतन कहलाती है। तो इसलिए और इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, चेतन, अर्धचेतन तथा अचेतन किसके अंग है? ऑप्शन है शरीर के, बुद्धि के, दिमाग के, चेतना के। तो स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर है दिमाग के। आगे आते हैं प्रश्न नंबर 24, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। ऑप्शन है अनुवांशिकता, अभिवृद्धि यानी अत्यधिक वृद्धि, गतिशीलता या तत्परता। तो स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर है अभिवृद्धि। शारीरिक वृद्धि और विकास की बात चल रही है तो इसे हम अत्यधिक वृद्धि या अभिवृद्धि ही कहेंगे। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? परिपक्व यानी पूर्ण कुशल, उस चीज का पूर्ण ज्ञाता, तो किसी भी काम का पूर्ण ज्ञाता कह सकते हैं। तो ये किस अवस्था के बाद होता है? बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, शिशुअवस्था या किशोरावस्था। तो स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर है किशोरावस्था। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 26 की ओर। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है, तो ये किस तरह का विज्ञान है? ऑप्शन है मानव सिद्धांतों का, मानव व्यवहार का, शैक्षिक सिद्धांतों का या मानव की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का। तो स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर है बी, मानव व्यवहार का। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। किसका मनोविज्ञान है? तो ये मानव के व्यवहारों का विज्ञान है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 27 की ओर। निम्न में से क्या बच्चों के समाजीकरण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो स्टूडेंट्स, बच्चों के समाज में एकीकरण की बात चल रही है और उस एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? ऑप्शन है हमारे पास खेलकूद, अच्छे कपड़े, बच्चों की सुंदरता या बच्चे की अच्छी पाठ्य पुस्तक। स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर है खेलकूद। आगे आते हैं प्रश्न नंबर 28 की ओर। पियाजे थे, तो भाई पियाजे कौन थे ये हमें बताना है। ऑप्शन है खगोलविद, समाजशास्त्री, मनोवैज्ञानिक या भूगर्भशास्त्री। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है मनोवैज्ञानिक। ये साइकोलॉजिस्ट थे। कौन? पियाजे। चलिए आगे आते हैं प्रश्न नंबर 29 की ओर। प्रश्न नंबर 29 है, लॉरेंस कोहबर्ग ने नैतिक विकास की अवस्था को कितने चरणों में विभाजित किया है? ऑप्शन है 2 चरणों में, 3 चरणों में, 4 चरणों में या 8 चरणों में। तो स्टूडेंट्स, इन्होंने इस अवस्था को 3 चरणों में विभाजित किया है।
कौन कौन सी है ये अवस्था मैं आपको बता देती हूँ। पहली है पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा है परंपरागत नैतिक स्तर और तीसरा है उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर। चलिए आगे आते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। कोहबर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर का काल है, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में उसमें पूछा गया था कि ये जो अवस्था है कितनी है, ये चरण कितने हैं, और अब यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं कि जो परंपरागत नैतिक स्तर का काल है वह किस वर्ष से किस वर्ष तक है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं और मैं आपको तीनों को ही बता देती हूँ। जैसे ऑप्शन नंबर पहला 4 से 10 वर्ष, ये पूर्व परंपरागत स्तर का है, और 13 वर्ष से आगे का पूछा है तो ये होता है उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर, और 10 से 13 वर्ष जो है वह परंपरागत नैतिक स्तर का काल माना जाता है। इसलिए स्टूडेंट्स इसका सही आंसर है सी। आगे आते हैं प्रश्न नंबर 31 की ओर। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन है B.F. स्किनर, एरिक एरिक्सन, जॉन डीवी या चार्ल्स डार्विन। तो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर है जॉन डीवी। ये अमेरिका के थे और इन्हें जॉन डुई के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, प्रश्न नंबर 32। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया। ऑप्शन है बिने ने, टर्मन ने, गार्डनर ने या किम्बल यंग ने। तो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर है बिने ने। बिने ने ही एक कारक सिद्धांत दिया था और इसका समर्थन और भी मनोवैज्ञानिक थे, जैसे टर्मन, स्टर्न, एनिगहॉन्स, इन्होंने ही इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया था। आगे आइएगा प्रश्न नंबर 33 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी एक भाषा दोष या विकार से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है कहानी सुनना, प्रश्नोत्तर के माध्यम से, अनुकरण द्वारा या सभी। तो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर है टी, सभी। प्रश्न नंबर 34 की ओर आते हैं। परिपक्वता का सिद्धांत संबंधित है। यहाँ पर परिपक्वता के सिद्धांत की बात चल रही है, तो ये किससे संबंधित है। भाषा विकास से, सृजनात्मकता से, मूल्यांकन से या शिक्षा से। तो भाई परिपक्वता का सिद्धांत है क्या। तो परिपक्व मतलब पूर्ण कुशल होता है। जैसे कि बच्चा छोटा है, इस सिद्धांत का मतलब बता रही हूँ। जैसे कोई बच्चा छोटा है तो जब वो छोटा होता है तो उसे किसी भी चीज की जानकारी नहीं रहती है, उसको भाषा की भी जानकारी नहीं होती है, उसको शब्दों का ज्ञान नहीं है, वर्णों का ध्यान नहीं है, वो धीरे धीरे करके चीजें सीखता है। तो परिपक्वता का सिद्धांत संबंधित है स्टूडेंट्स भाषा के विकास से, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 35 की तरफ आते हैं। सृजनात्मक चिंतन होता है। ऑप्शन है उच्च अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, मूल्यांकन या भाषा विकास से, और इसका सही आंसर है उच्च अपसारी चिंतन। प्रश्न नंबर 36 की तरफ आते हैं हम। सभी बालकों में अभिवृत्ति होती है। तो भैया सभी बालकों में अभिवृत्ति कैसी होती है, क्या ये एक समान है, क्या ये एक समान नहीं है, क्या ये समरूप है, या इनमें से कोई नहीं है इसका आंसर। तो स्टूडेंट इसका सही आंसर है एक समान, क्योंकि सभी बालकों में अभिवृत्ति एक समान होती है, अलग अलग नहीं होती है। प्रश्न नंबर 37 की तरफ आते हैं। बालकों के प्रकार होते हैं केवल अंतर्मुखी, केवल बहिर्मुखी, अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर है अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी दोनों, क्योंकि बालकों के दोनों ही प्रकार है। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो वह बाहर के लोगों से ज्यादा नहीं मिलता है, घर के लोगों से ही मिलता है, उसको इतनी सारी जानकारी नहीं होती है। लेकिन जैसे ही वो बड़ा होने लगता है तो वह बाहरी चीजों से भी मिलने लगता है। इसलिए बालकों के दो प्रकार बताए गए हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों। और ये अंतर्मुखी और बहिर्मुखी का सिद्धांत दिया था युंग, या इन्हें जुंग भी कहा जाता है। ये ऑप्शन का ध्यान रखना, यदि युंग आएगा तो युंग लगाना है और जुंग आएगा तो जुंग लगाना है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 38 की ओर। धर्म एवं समाज दोनों हैं, एक दूसरे से पृथक, एक दूसरे से पूरक, समाज का धर्म से कोई मतलब नहीं होता, या इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर है एक दूसरे से पूरक। धर्म एवं समाज एक दूसरे से क्या है, पूरक है। आगे आते हैं प्रश्न नंबर 39। डिस्थीमिया है, यह क्या है। तो यह गंभीर तनाव की अवस्था है। ये एक ऐसी अवस्था जिसमें जो बच्चा रहता है वह थोड़ा कंफ्यूज रहता है, उसको कई तरह की परेशानियां रहती है, टेंशन रहती है, जैसे पढ़ने की इच्छा है, पढ़ने की टेंशन है, और फ्यूचर की टेंशन है, खेल कूद की टेंशन है। तो कई सारी जो तनाव की अवस्था होती है, और ये अवस्था किस बीमारी के अंदर आता है, डिस्थीमिया के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर।
डिस्प्रेक्सिया एक बीमारी है जिसका संबंध है, अब यहाँ पे डिस्प्रेक्सिया की बात चल रही है और इसका संबंध किससे है? तो स्टूडेंट्स ऑप्शन है हमारे पास हृदय से, तंत्रिका तंत्र से, फेफड़े से, श्वसन से। तो इसका करेक्ट आंसर है तंत्रिका तंत्र से। स्टूडेंट्स आज की जो सीरीज थी वह कंप्लीट हो चुकी है। इसकी आगे की सीरीज को हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।